हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का इस नए वीडियो में स्वागत है। तो ये बेसिकली है आपका स्टेट का पेपर का एमसीक्यू में आपको जो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस क्लास में। स्टेट का जो पेपर है वो आपका कल हो गया था और जिस तरह से रिस्पांस मिला मुझे, रिस्पांस बच्चों ने दिया है, अच्छा लगा सुन के कि चलो सबका पेपर बहुत बढ़िया गया है। हालांकि एमसीक्यूज में कुछ बच्चों को थोड़े बहुत डाउट रह जाते हैं, ये नॉर्मल, इट्स वेरी नॉर्मल कि जब भी एमसीक्यूज का एग्जाम होता है अक्सर थोड़ा बहुत डाउट रह जाता है, क्योंकि एमसीक्यूज में थोड़ी होती है प्रॉब्लम, राइट। क्योंकि बुक में एग्जैक्टली आंसर मिलना मुश्किल हो जाता है, ढूंढना पड़ेगा उसके लिए, अब वो लोग मेहनत करेंगे नहीं क्योंकि उनका नेक्स्ट पेपर है ना इकोनॉमिक्स का। तो इसी वजह से मैंने सोचा चलो मैं एमसीक्यू का आंसर जो है उनको प्रोवाइड कर देता हूँ, आप मैच कर लेना और मैच करके मुझे ये बताना कि 20 में से आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। मुझे जानने में बहुत ही मतलब एक्साइटमेंट है कि भाई किसके कितने मार्क्स आए हैं। और जितने भी लोग हैं, जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखते हैं, मुझे जरूर बताएं कि उन लोगों ने 20 में से कितना स्कोर किया। तो उसके लिए पहले पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलो सीधा हम लोग आंसर्स पे आ जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एक वस्तु का मूल्य आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में 4.5 गुना बढ़े तो सूचकांक कितना होगा। अब यहाँ पे लिखा है कि चालू वर्ष में 4.5 गुना बढ़े, पर किसकी तुलना में, आधार वर्ष की तुलना में। तो आधार वर्ष का हम नॉर्मली कितना मानते हैं, 100 मानते हैं, राइट। अगर आधार वर्ष का 100 है और चालू वर्ष में 4.5 गुना बढ़ा है तो 4.5 गुना का मतलब ये हो गया कि 4.5 इंटू 100, यानी कि 100 तो पहले से ही था और 4.5 गुना हो गया है, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 550। आप पूछोगे सर डायरेक्टली आपने कैसे लिख दिया, तो ये 100 प्लस 450 यानी कि हो गया ना 550। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 550। और जिस स्टूडेंट ने पेपर दिया देखो उसने भी यही वाला टिक किया था, इट मीन उसका एक नंबर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट है, यदि आधार वर्ष में 2020 के सापेक्ष वर्ष में 2021 में क्रय शक्ति 0.75 हो तो वर्ष 2021 के मूल्य का सूचकांक कितना होगा। तो ये जो वाला पॉइंट आता है सूचकांक वाला, क्रय शक्ति वाला, इसका याद होगा मैंने बताया था कि इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है क्रय शक्ति का। क्रय शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, क्रय शक्ति बराबर 1 में जीवन निर्वाह सूचकांक। क्या लिखेंगे, एक मिनट, जीवन निर्वाह सूचकांक गुणे 100, राइट। क्रय शक्ति कितना दिया हुआ है, 0.5, फिर ये एक, और जीवन निर्वाह को मैं सिर्फ जी लिख देता हूँ, ठीक है, नहीं जी नहीं लिखता हूँ यहाँ पे, इसको मैं ए लिख देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में या कभी फ्यूचर में ऐसा मत करना, एग्जाम तो आपकी हो चुकी है, लेकिन फ्यूचर में कभी ऐसा हो तो कहीं ऐसा करना मत, ये सिर्फ शॉर्ट में मैं समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, ओके। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/0.75 गुणे 100। इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 133.33, यानी कि इस पेपर में जो इसमें आंसर बच्चे ने टिक लगाया वो भी उसका राइट है। और अच्छा लगा देख के कि भाई इसने दोनों एमसीक्यू राइट किए हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि सहसंबंधक होगा, आर का विस्तार क्या होगा, संबंधक लिखा लेकिन सहसंबंधांक होता है, आर का विस्तार क्या होगा। तो हमने पढ़ा कि सहसंबंधांक की जो वैल्यू होती है वो दो तरह से, या तो पॉजिटिव होगा पूरी तरह से या तो पूरी तरह से नेगेटिव होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकता है, राइट। तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। इसको डिनोट कैसे करते हैं, इसको डिनोट करते हैं -1 लेस देन आर लेस देन इक्वल टू 1, यानी लेस देन इक्वल टू आर और लेस देन इक्वल टू 1 होगा, ओके। तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट में लिखा है यदि आर माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू -0.5 हो तो आर एक्स माइनस वाई का मान कितना होगा। इसके बारे में हमने पढ़ा है कि अगर अगर आपने दोनों वैल्यू में चेंजेस किया है, दोनों वैल्यू में चेंजेस करने का मतलब ये है कि अगर इसमें भी कुछ किया और इसमें भी कुछ किया तो भी तो आंसर हमारा क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मतलब जैसे यहाँ पे देखो -x और y था तो आपने -x को क्या कर दिया, +x कर दिया, और y को आपने माइनस कर दिया। इट मीन्स कि दोनों में चेंज किया। तो जब आपने दोनों में चेंज किया है इसका मतलब ये होगा हमारा जो आंसर होगा वो जितना पहले था उतना ही आज भी रहने वाला है। तो हमारा पहले कितना था, पहले था -0.5, तो आज भी कितना रहने वाला है, -0.5। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि नियत संबंध रेखा किस बिंदु से गुजरती है। तो नियत संबंध रेखा जो है वो x बार और y बार से गुजरती है, ये आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है दो चलों के बीच के नियत संबंध के अध्ययन में निश्चयतांक अर्थात क्या। अब बोला है कि दो चलों के बीच के नियत संबंध के अध्ययन में निश्चितांक क्या होता है। तो निश्चितांक को मैं आपको बता देता हूं, इसको कैसे दर्शाते हैं। इसको दर्शाते आर स्क्वायर से, और आपको याद होगा तो आर स्क्वायर बराबर, एक जगह हमारी किताब में लिखा आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर स्क्वायर क्या होता है, सहसंबंधांक होता है, और ये स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सहसंबंधांक का
का वर्ग, यानी ऑप्शन नंबर बी, राइट, यानी ये भी हमारा राइट आंसर है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में लिखा है हड़ताल से किसी एक कंपनी में, क्या लिखा है, हड़ताल से किसी एक कंपनी के उत्पादन में हुई कमी, कौन सी कमी वृद्धि को बताती है, यानी चार ऑप्शन दिया है। अब बोला भाई इन चारों में से कौन सा आंसर हो सकता है। तो हड़ताल जो है क्या वो हमारे हमारे मतलब हमें पता होता है कि होगा कि नहीं होगा, या कब होगा, अगर हमें पता होता तो हम उसको रोकने की कोशिश करते ना। ये तो जब वर्कर्स का मन किया वो लोग हड़ताल शुरू कर देते हैं, जैसे अभी देखो 28-29 को बंद था, राइट। सो इट मीन्स कि ये कभी भी किसी भी वक्त बेवक्त आ सकता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यादृच्छिक, इसको हम बोलते हैं रैंडम, कभी भी हो सकता है, राइट। इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, रैंडम। रैंडम का मतलब सॉरी यादृच्छिक, यादृच्छिक का मतलब रैंडम, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट वाले में। तो नेक्स्ट में लिखा है कि झुकाव ज्ञात करने की कौन सी विधि संक्षिप्त काल में पुनरावर्तन होते कमी वृद्धि का प्रभाव सबसे योग्य रूप से दूर करती है। तो ये जो पुनरावर्तन में होते कमी वृद्धि का जो प्रभाव है सबसे योग्य रूप से जो दूर करता है, उस मेथड का नाम है चलित औसतों की विधि। क्या नाम है, चलित औसतों की विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मूविंग एवरेज मेथड, राइट। ये आपके बुक में थियोरी में क्लियरली मेंशन है, और आई थिंक इसका शायद आंसर इसने ए टिक किया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, एक गलत होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी 20 है टोटल। फिर नेक्स्ट में लिखा है, अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया, हालांकि मैं उसको बताऊंगा नहीं वो क्या है, अब देखेगी तो अपने आप जान जाएगी कितना है। और आप भी अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने कितना स्कोर किया कमेंट सेक्शन में, ठीक है। देखते हैं कि टोटल का जो आपका मार्क्स है कितना, जो भी होगा अच्छा होगा, टेंशन की जरूरत नहीं है, आप अच्छा ही मान के चलो भाई, आपने बहुत मेहनत की है, जितना आया है उतना ठीक है, क्लियर है। छोटी मोटी गलतियां तो नॉर्मल होती ही होती हैं, लोग आईपीएस आईएएस एग्जाम में गलतियां करते हैं, तो ये तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट है अभी, संभावना की प्रशिष्ट परिभाषा दूसरे किस नाम से पहचानी जाती है। तो संभावना की जो प्रशिष्ट परिभाषा है उसका दूसरा नाम है गणितिक परिभाषा। क्या नाम है उसका, गणितिक परिभाषा, ये आपको याद रखना है, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्या है कि पी ए बाय बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए, पी ऑफ बी बाय ए इज इक्वल टू पी ऑफ बी हो तो घटना ए और बी कैसी घटनाएं कहलाएंगी। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि ए बाय बी बराबर ए हो और बी बाय ए बराबर बी हो तो कौन सी घटना होगी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, निरपेक्ष घटनाएं। इसको याद करने का जो तरीका मैंने बताया था वो क्या बताया कि जब आपको ए बाय बी लिखा हो और इज इक्वल टू कर दे ए, और बी बाय ए लिखा हो, क्या लिखा हो, बी बाय ए लिखा हो, एक मिनट ये कुछ ज्यादा ही हो गया, अच्छे से लिख देता हूं मैं। जब ए बाय बी लिखा हो और लिख दे ए, और बी बाय ए लिखा हो और लिख दे बी, तो समझ जाना वो कौन सी घटना है, वो निरपेक्ष घटना है। उसके बाद लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चल असतत चल का उदाहरण है। असतत का मतलब जो बदलता नहीं है, फिक्स रहता है, राइट। अब इन चारों में देखोगे तो कौन सा असतत है, तो असतत कौन सा है, विद्यार्थी का जन्म का वर्ष। विद्यार्थी का जो जन्म का वर्ष होता है वो क्या होता है, असतत होता है। एक होता है असतत और एक होता है सतत। सतत का मतलब है जो सतत बदलता रहता है, सतत चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन जो असतत है वो चेंज नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विद्यार्थी का जन्म वर्ष। कभी ऐसा हुआ कि कोई आपसे अपना जन्म वर्ष पूछे तो आप बोले कि मेरा जन्म जो है 2017 से लेके, नहीं ऐसे बोलो 2002 से लेके 2006 के बीच में हुआ था, ऐसा नहीं बोलते ना, राइट। कोई आपसे एज पूछे तो आप ऐसा नहीं बोलते कि 15 से 20 साल के बीच में, नहीं, आप बोलते 16 साल, 17 साल, 18 साल, 19 साल, जो भी आपकी एज होगी, ठीक है। इसलिए क्या होगा आंसर, विद्यार्थी का जन्म वर्ष। नेक्स्ट है कि एक असतत चल x की संभावना वितरण हेतु e ऑफ x इज इक्वल टू 5 हो। क्या लिखा है, e ऑफ x इज इक्वल टू 5 तथा e एक्स स्क्वायर बराबर 35 है, तो इस वितरण का विचरण क्या होगा। तो सबसे पहले विचरण का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो विचरण बराबर क्या होता है, विचरण बराबर होता है e एक्स का स्क्वायर माइनस e ऑफ x का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा फॉर्मूला, राइट। अब यहाँ पे ई एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 35 है, और ई एक्स की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, 10। इसका ये भी क्वेश्चन राइट है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है n बराबर 10 प्रयत्नों वाले धन विषम द्विपद, क्या लिखा है, धन विषम द्विपद वितरण के लिए निम्नलिखित दिए गए मूल्यों में से कौन सा मूल्य माध्य हो सकता है। अब पूछा में माध्य बताओ, तो आपको याद होगा इसमें हमने पढ़ा है कि धन विषम और ऋण विषम, राइट, तीन होते हैं एक्चुअली, धन, ऋण और शून्य। तो धन का जो है इसका रूल है वो ये है कि उसमें p की वैल्यू होती है 1/2 से कम, और जो ऋण होता है उसमें होती है 1/2 से ज्यादा। तो हमें ऋण का पूछा नहीं, इसलिए हम सीधा धन पे ही फोकस करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर होता है एनपी।
n की वैल्यू कितना है 10 है और ये 1/2 है, तो 1/2 मतलब मैं बोल सकता हूँ 0.5 से कम, राइट। 1/2 लिखो या 0.5 लिखो, दोनों का मतलब सेम ही है। तो 10 गुणे 0.5 करोगे तो ये हो जाएगा 5, लेकिन लेस देन है तो यानी 5 से कम, यानी हमारा जो आंसर होगा वो 5 से कम होगा। तो अब चारों ऑप्शन में देखो 5 से कम कौन सा, तो है ऑप्शन नंबर बी, यानी हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि प्रमाणित प्रमाणित चल का क्या लिखा है, प्रमाणित प्रमाणित चल का माध्य और विचरण निम्न में से कौन सा है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा माध्य और विचरण। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। फिर नेक्स्ट है कि प्रमाण वक्र में म्यू से बाईं ओर के प्रदेश का क्षेत्रफल कितना होता है। तो याद रखना है बाईं हो या दाईं हो दोनों का क्षेत्रफल कितना होता है 0.5। हमने पढ़ा है ऐसा घंटाकार आकृति होता है और दोनों साइड की वैल्यू होती है 0.5 और 0.5। क्लियर है, यहाँ पे माइनस मी होता है, यहाँ पे प्लस मी होता है और यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 होता है और दोनों साइड की जो दोनों साइड की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है 0.5 और 0.5 होती है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में लिखा है एक प्रमाणित चल का वितरण n 20,4 द्वारा प्रदर्शित किया गया, यानी 20 और 4 द्वारा प्रदर्शित किया गया है। तो उसके 99.7 यानी 99.73% अवलोकनों का निम्न में से कौन सा अंतराल होगा। तो पूछा है निम्न में से कौन सा अंतराल होगा और यहाँ पे लिखा 99.73। तो आपको पता है 99.73 का मतलब क्या होगा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, राइट। म्यू प्लस माइनस क्या होगा 3 सिग्मा, क्योंकि 99.73 है और इसकी ये होता है म्यू और ये होता है आपका सिग्मा स्क्वायर, यानी म्यू की जो वैल्यू है वो है 20 और सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है 4। तो सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अब इसको सॉल्व करोगे तो 20 प्लस 3 इंटू 2 प्लस माइनस 3 इंटू 2, तो 20 माइनस 6 कर दो, ठीक है, और एक में लिख दो 20 प्लस 6, पहले लिखते हैं माइनस फिर लिखते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका 26। हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है, 14 और 26। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिमिट x टेंस -2 10 का मूल्य क्या होगा। तो लिमिट x टेंस -2 का मूल्य क्या होगा, सॉरी -2 10 का मूल्य क्या होगा। तो यहाँ पे 10 के साथ कोई वैल्यू नहीं दिया गया, अगर 10 के साथ कोई वैल्यू होता जैसे x होता तो मैं यहाँ पे रख देता -2 तो उसको सॉल्व कर लेते, लेकिन ऐसा कुछ दिया नहीं है। इसका मतलब ये हो जाएगा हमारा जो आंसर होगा वो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि लिमिट x टेंस 3 x पावर ऑफ 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय x माइनस 3 का मूल्य कितना होगा। तो यहाँ पे जब सॉल्व करेंगे इसको x पावर 4 माइनस 81 डिवाइडेड बाय x माइनस 3, एक्चुअली इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, इसका ये ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, यानी इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, यानी x स्क्वायर प्लस 9 और ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 9, राइट। तो ये तो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन इसको देखोगे तो फिर से फॉर्मूला बन गया, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 3 कैसे बन गया, ये x स्क्वायर है और ये -9 है तो 9 यानी 3 का स्क्वायर होता है, यानी ये होगा तुम्हारा पूरा सॉल्यूशन। तो यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 9 x प्लस 3 और x माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या है x माइनस 3, तो x माइनस 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 बचेगा और यहाँ पे बचेगा x प्लस 3। अब क्या कर दो, यहाँ पे लिखा है x टेंस टू 3 यानी x की वैल्यू कितनी है 3 है, तो यहाँ पे 3 स्क्वायर यानी सीधा मैं 9 लिखता हूँ, 9 प्लस 9 और यहाँ पे 3 प्लस 3 यानी कितना हो जाएगा 9 प्लस 9 18 गुणे 3 प्लस 3 6 और 18 छक्का 108 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 108, यानी इसका भी ये भी आंसर राइट है। फिर y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, जहां a और b अचलांक है तो dy डिवाइडेड बाय dx का मूल्य क्या होगा, dy डिवाइडेड बाय dx का मतलब होता है इसको बोलते हैं डेरिवेशन यानी विकलन निकालना बोलते हैं। तो यहाँ पे a और b अचलांक है, इसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा है n(x(n-1) और यहाँ पे लिखा a x प्लस बी, हमने पढ़ा कि कोई अगर अचलांक होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 0 हो जाती है, और a हो तो उसको हम कॉपी कर दें, मतलब कोई दूसरी वैल्यू अचलांक हो किसी चर के साथ हम उसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे x पावर ऑफ n-1 होता है और यहाँ पे n को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पे x पावर ऑफ कितना 1 है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, फिर x1 माइनस 1 यानी क्या हो जाएगा ये a इंटू 1 x पावर ऑफ 0, और x पावर ऑफ 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, यानी हमारा जो आंसर होगा सिर्फ क्या होगा a होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि दो फलन u और v x के फलन है तो उनके गुणाकार का विकलित सूत्र क्या होगा। अब पूछा गुणाकार का, तो गुणाकार का मतलब होता है प्लस, अब इसको याद कैसे रखना है, u है तो v का डेरिवेटिव और v है तो u का डेरिवेटिव,
तो ये फॉर्मूला ध्यान से देखोगे तो कौन सा वाला मैच हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो ये था आपका 20 एमसीक्यू का सॉल्यूशन। तो उम्मीद करता हूं कि आपने मैक्सिमम स्कोर किया होगा इसमें। आपका जो भी स्कोर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और नेक्स्ट पेपर के लिए आपको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर चीजों को लर्न करना और अच्छे से जाके वहां पे लिखना। थ्योरी पेपर है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करना और अपने मन को थोड़ा शांत रखना। ओके, न ज्यादा इमोशन में बह जाना है, ना ही ज्यादा कम लिखना है, जैसे मार्क्स हुए वैसा आंसर लिखना है। ठीक है, तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।